मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आजमाइश की दो शाह जर अपनी लड़खड़ाती आवाज में गोया हुआ, जैसे वो अपने आंसुओं को गिरने से रोक रहा हो। मैं तकलीफ में हूँ। हरून शदीद तकलीफ में अपनी नीम गुलाबी आंखों से हरून की तरफ देखते हुए गोया हुआ। मैं एहसास मुजरे में मुब्तला हूँ और ये इस कदर गहरा है कि मैं घुल रहा हूँ। मैं इस एहसास से जुर्म से पिछले 1 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन लेकिन मुझे कहीं से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। शाहजर अपने जुमले ठहर ठहर कर धीमे लहजे में बोल रहा था। अब वो खामोश हो गया था और कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई थी। और हारून, जो अपनी पूरी तवज्जो से शाहजर को सुन रहे थे, एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गए थे। उन्होंने उससे पहले शाहजर को कभी इतना कमजोर ना पाया था। वह हैरान और परेशानी की मिली जुली कैफियत में थे और उसने खामोशी को तोड़ डाला और गोया हुआ। भाई, ऐसा से जुर्म आखिर किस चीज़ का? शाहजर अब समझ नहीं पा रहा था कि आगे बोले या नहीं बताना सही है। नहीं, लेकिन वो अब रह नहीं पा रहा था। वो बहुत तकलीफ में था। उसे अल्फाज भी मुहैया नहीं थे और झुकी पलकों के साथ बाएं आंखें एक आंसू टपका और शाहजर के होठों पर एक जुमला निकला। मैंने कत्ल किया है। क्या? बेयकीनी की कैफियत में था और हारून के मुंह से बेइख्तियार निकला। वो दोनों इंतहा हैरानगी की कैफियत में थे। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई थी। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था आगे क्या कहीं। वो बस बुत बने बैठे थे। आगे शाहजर ने ही खामोशी को तोड़ा और गोया हुआ। हाँ, मैंने कत्ल किया है, लेकिन वो पाकज़ात गवाह है। मेरी ये नीयत नहीं थी। अब मैं एक शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ, जो मेरी सारी खुशियों को खा गया है, जो मुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। मैंने एक मासूम का कत्ल किया है। मैं कातिल हूँ। वो अपने हाथों से बालों को जकड़ कर बेइख्तियार रो रहा था। उसका दामन भीग चुका था और ता को समझ नहीं आ रहा था ये कैसी कैफियत है। आगे क्या बोले क्या करे। वो खामोशी से जमीन तक रहा कि हारून अपनी जगह से उठा, पानी का ग्लास और टिश्यू पेपर शाहजर की तरफ बढ़ा दिया। शाहजर ने पानी का एक घूंट भरा और फिर गोया हुआ। मैं पिछले 1 साल से परेशान हूँ और मैं सब काउंसलर्स से मिल चुका हूँ और तबलीगी जमातों में जा चुका हूँ, लेकिन वो मुझे वक्ती तौर पर ही ठीक कर पाते हैं। मैं हर गुजरती रात पहले से ज़्यादा गमज़दा हूँ। मुझे बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया और मैं चाहता हूँ कि बस अब ये तकलीफ ख़त्म हो, कोई एक बीमारी ही वजह बन जाए और मेरी मौत हो जाए। शाहजहाँ ने ये जुमला कहा ही था कि था और हारून बेसाख्ता कह उठे, भाई बस करे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे ना बोले। मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ यार, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब शाहजहाँ ने बेजारी की सी कैफियत में कह रहा था। हारून अब कुछ हद तक अपने हवासों में आ चुका था और मामले की संजीदगियों को समझने की कोशिश कर रहा था। कदर संजीदगी के साथ वो शाहजर की तरफ देखते हुए गोया हुआ। देखे भाई, हमें हमें शुरू से सब बताएं। शायद अल्लाह पाक आपको वापस यहाँ लाए हैं ताकि आपकी इस परेशानी को जो आपको खाई जा रही है ख़त्म कर सके। हमें बताएं बात क्या है। आप जो कह रहे हैं वो बात छोटी तो नहीं है। किसी इंसान का कत्ल करना और फिर तुर्की जैसे मजबूत कानून वाले मुल्क से बचकर निकल आना, ये आम बात तो नहीं। जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ, आपने किसी को कत्ल अपने हाथों से तो नहीं किया होगा। हाँ, मगर आप उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को जरूर ठहरा रहे होंगे। क्या ऐसा ही है? शाहजहाँ ने अपने बाजू से आंसू को पूछा, फिर एक लम्हे के लिए ठहरकर समीर की तरफ देखने लगा, जैसे कुछ इंकशाफ हुआ हो। लेकिन दूसरे ही लम्हे जैसे उसने इस सोच को झटक दिया। फिर हारून की तरफ देखते हुए लरजती हुई आवाज में गोया हुआ, हाँ हाँ हारून, बात तो यही है, यही है। वो एक जुमले को बार बार दोहरा रहा था, लेकिन इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। मैंने उसका कत्ल अपने हाथों से तो नहीं किया, लेकिन वजह मैं ही हूँ और मैं बखूबी जानता हूँ। अच्छा, आप हमें ये तो बताएं, कौन है वो? आपको क्यों लगता है कि वो आपकी वजह से मरा है भाई? हमें बताएं, पूरी बात बताएं। कब तक घुट घुट कर जियोगे?
شاہزادہ نے ایک لمبی سانس بھری اور بغیر کسی تاثر کے گویا ہوا، وہ لڑکی نہال ترکی کی رہنے والی ہے، ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، وہ قدر حسین واقع ہوئی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ مغرور کسی کی ہمت نہیں تھی۔ بلا وجہ اس کی ایک بھی بات اس سے کر پائے میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ اس کو حاصل کر کے دکھاؤں گا، اور سات 6 مہینوں کے بعد میں انتہا محنت کے بعد میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پہلے دوستی اور پھر اظہار محبت کیا میں نے، اور 2.5 سال کی عرصے میں وہ پوری طرح میری مٹھی میں تھی۔ یونیورسٹی کے تیسرے سال میں نے اس نے مجھ سے نکاح کا مطالبہ کیا، جو کہ میں 1 سال تک ٹالتا رہا، لیکن وہ میری محبت میں گرفتار تھی، مجھے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اور میں اس سے اکتا چکا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں نے اسے جان چھڑانے کے لیے بول دیا کہ میری ماما نے کسی کو پاکستان میں پسند کر لیا ہے، میں ماما کو منع نہیں کر سکتا، میں پاکستان جا رہا ہوں، تم کہیں اور شادی کر لو اور خوش رہو۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں یہ الفاظ اسے کسی گولی کی مانند لگے تھے، وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکی، اور موقع پر ہی نروس بریک ڈاؤن سے اس کی موت واقع ہوگی۔ یہ کہہ کر شاہزر نے راز زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، اور آگے اس کی کہنے کی کچھ ہمت ہی نہیں تھی۔ ہارون اتنا خود صدمے میں تھے، اور وہ بھی اپنے الفاظوں کو کھو چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، تسلی دے، لیکن کس بنا پر۔ کام تو واقعی غلط تھا، شاہزر 100% سزا کے حقدار تھا، اور اگر غصہ کرے تو کیسے، وہ ان کا بھائی تھا۔ وہ دونوں غم اور غصے کی درمیانی کیفیت میں پھنس چکے تھے۔ کسی کا دل توڑنا نہ صرف ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، بلکہ ایک گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ۔ اللہ اس بندے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ شاہزر نہ صرف اللہ کا گناہ گار تھا، بلکہ نہال کے ساتھ ساتھ وہ اس کے غریب اور بوڑھے ماں باپ کا بھی گناہ گار تھا، جن کی نہال ایک امید تھی۔ 1 سال تو بہت چھوٹی سزا تھی، اور شاہزر کے لیے دنیا ایسے واقعہ سے بھری ہوئی ہے جب لوگ اپنی وقت گزاری کے لیے کسی معصوم کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ نہال تو اس صدمے کو برداشت نہ کر پائی، اور اپنی ساری تکلیف دوسروں کے کانوں پر ڈال کر خود چین کی نیند سو گئی۔ لیکن کتنی ہی لڑکیاں جو ایسے واقعات کے بعد مرتی تو نہیں ہیں، مگر زندہ لاش بن جاتی ہیں، اور نہ زندوں میں ہوتی ہے نہ مردوں میں۔ مگر یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، جو ایسے واقعات کے بعد اللہ کو پا لیتا ہے، ان کے لیے زندگی پہلے سے زیادہ حسین ہو جاتی ہے۔ بس تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اور وہ جبار ہے، ٹوٹے دل کو جوڑنے والا ہے۔